So hi everyone, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College, Dausa, Rajasthan, and I'm back with another video. And in today's video, without wasting your time, first of all आज हम बात करेंगे कि आपको मॉक पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे तरीके में उन्हें लास्ट मंथ में देना है. बिकॉज आई थिंक कि काफ़ी सारे लोगों को डाउट था एंड काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे बार बार कि कैसे कितने मॉक पेपर देने, कितने डेज के गैप में देने, कैसे मॉक पेपर लगाने हैं, कौन से मॉक पेपर लगाने हैं, लाइक NCERT बेस्ड करना है या फिर थोड़ा बहुत अगर आउट ऑफ NCERT है थोड़ी टफ क्वेश्चन करे तो उनसे चलेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अभी मैं बता दूं आपके पास ये अभी जो लास्ट के 30 डेज है या जो आपका लास्ट मंथ है, इसमें आपके मॉक पेपर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट. एंड मॉक पेपर्स इंपॉर्टेंट है बट यू नीड टू मेक श्योर कि किसी भी चीज़ की, जैसे अगर आप मॉक पेपर्स दे रहे हो अभी, आई नो आप लोगों का, काफ़ी लोगों का सिलेबस नहीं हुआ होगा एंड आई दैट इज़ लाइक डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशरिंग हो सकता है. बिकॉज आई नो काफ़ी लोग होगा जिनका हो गया होगा और आपका नहीं हुआ होगा, तो यू वुड बी लाइक थिंकिंग कि कैसे इतना मेरा सिलेबस भी बाकी है, मुझे मॉक भी देना है, तो वो करना मुश्किल है. बट सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एक अच्छा स्कोर भी चाहिए, आपको एक गवर्नमेंट MBBS सीट भी चाहिए, तो अगर आप 7 डेज़ के आई से 7 डेज़ के गैप में भी एक मॉक पेपर दे रहे हो पर वीक, तो वो भी बहुत आई थिंक सफिशिएंट है. ऐसा नहीं है कि आप कुछ कम कर रहे हो, बिकॉज मैंने खुद ने ऐसे ही किया था. देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि लास्ट के 1 मंथ में आई नो क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपकी थ्योरी को भी अच्छे से रिविजन, लाइक उसे रिवाइज करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज बिलीव मी, जितना मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करोगे अपनी NCERTs को, अपने नोट्स को, उतना ज़्यादा बेटर है, उतनी जल्दी आपको चीज़ें रिकॉल होगी आपके नीट के एग्जाम में, राइट. सो ऐसा नहीं करना है कि जस्ट, आई नो कि मॉक पेपर में कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है, अप्रॉक्स यू गेट लाइक आपके 3 आवर्स तो अप्रॉक्स टाइम उसी चीज़ में चला जाएगा और आपका हर एक सेकंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए. तो आई से कि आपका हर एक सेकंड आप क्या कर रहे हो, आप चाहे से किसी से बात करने में अगर अपना थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो दैट गोना अफेक्ट यू इन द लास्ट डेज, ओके. बिकॉज उस टाइम पे जब आप आगे, जैसे अभी तो आपके पास 30 डेज, तो आपको फिर भी आई डोंट नो कितना प्रेशरिंग आपके लिए होगा ये टाइम, बट जब जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा, प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होता जाएगा आपके ऊपर. तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ ठीक है, मुझे मॉक पेपर्स देना है, बट मॉक पेपर्स देने हैं, डेफिनेटली देने हैं. ऐसा नहीं सोचना कि मॉक पेपर्स देने ही नहीं है, बट हर चीज़ की एक लिमिट, लाइक आई से कि 7 डेज़ के गैप में दो. तो सबसे पहले ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिसाइड कर लेना है कि मेरे को कितने दिनों के गैप में एक मॉक पेपर देना है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मॉक पेपर, उसका सिलेबस तो अभी फुल सिलेबस दो. डजेंट मैटर कि आपका सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है या कुछ चैप्टर लैक में है. अगर जो चैप्टर आपके अभी भी रिमेनिंग है, जैसे फिजिक्स के हैं, बायो के हैं या केमिस्ट्री के हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी 1 शॉट दे के क्लियर करो. ऐसा मत सोचो कि अब मैं पूरे लंबे लेक्चर दे के करूँगा. लास्ट के मोमेंट में आपका खुद, आई से कि देखो, खुद की सेल्फ स्टडी अलग होती है, लेक्चर देखना एक अलग चीज़ होती है. यू आर वॉचिंग लेक्चर, दैट इज़ गुड फॉर योर रिविजन, बट जब तक आप खुद सेल्फ रिवाइज नहीं करोगे, खुद सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो वो कुछ भी नहीं हो सकता, वो आपकी हेल्प भी नहीं कर सकता, ओके. तो नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 डेज़ के गैप पर एक मॉक पेपर दिया अगर देना है आपको. अगर आपका सिलेबस बहुत अच्छे से हो चुका है और आपने मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया ऑलरेडी, और आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है, तो देन यू कैन गो लाइक 2 बार दे दो, 1 वीक में 2 बार मॉक पेपर अटेम्प्ट कर लो, बट दैट इज मैक्सिमम, ऐसे उससे ज़्यादा नहीं करना, ओके. बिकॉज आपका जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज करो अपनी NCERTs को, और उन्हें रिवाइज करने में इतना टाइम लग जाता है. आप 7 दिन के गैप में भी अगर अपने पास, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एबल टू गिव लाइक 5 or 6 लाइक मॉक पेपर, यू कैन गिव लाइक अराउंड 7 डेज के गैप में दोगे, तो आपका, आप सोच सकते हो कि आपके सिलेबस को आपने कितनी बार रिवाइज कर लिया इन 1 मंथ, ओके. सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई वांट कि आप लोग अपने सिलेबस को एंटायरली रिवाइज करके जाओ. ऐसा नहीं कि आपने मॉक पेपर के चक्कर में अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, राइट. ऐसा नहीं करना है. तो ये है बस कि आपको 7 डेज़ के गैप में मॉक पेपर देना है, उसके बाद फुल सिलेबस देना है. ऐसा नहीं सोचना कि मेरा सिलेबस हुआ नहीं है तो मैं फुल सिलेबस नहीं दूंगा, ये मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज नीट में फुल सिलेबस आने वाला है, ओके. नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग. अब आपने फुल सिलेबस, आपने मॉक पेपर दे दिया, आपने 7 डेज़ के गैप में भी दे रहे हो. नाउ कमिंग टू कैसा टाइप का मॉक पेपर आपको अटैम्प्ट करना है. अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड है तो वेल एंड गुड, वो बहुत सही है आपके लिए. आई होप वो लोग लास्ट में मॉक पेपर कंडक्ट कराते हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर, मेरे टाइम पे मैंने अपने नीट के एग्जाम से 7 दिन पहले भी मेरा लास्ट मॉक था, जिसमें लाइक अराउंड 1, बिकॉज हमारा पेपर 7 मई को था, तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने 7 दिन पहले मॉक पेपर दिया था. तो आपको तब तक देना है. उसके बाद लास्ट 7 डेज़ में आई डोंट थिंक सो कोई नीड है देने की, बिकॉज तब तक आपकी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाती है, बट दैट डिपेंड्स ऑन यू. तो ऐसा है, आपका जो भी आपकी कोचिंग है वहाँ पे जो भी मॉक पेपर कंडक्ट हो रहा है आपको उन्हें अटैम्प्ट करना है. बट ट्राई टू मेक श्योर कि जैसे मैंने जिस DLP को ज्वाइन कर रखा था, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को मैंने ज्वाइन किया था अपने टाइम पे, एंड आई यूज टू गो देयर, वहाँ जाना है, वहाँ जाके टेस्ट देना है. बट कभी ऐसा होता था कि उसमें काफ़ी क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT आ जाते थे, राइट. लाइक बायो में भी लास्ट टाइम पे वो लोग आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन दे रहे थे.
तो फिर मुझे लगता था कि यार ये क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, मेरे से तो अटेम्प्ट ही नहीं हो रहे, मेरे वो गलत हो जाते थे, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने हमेशा एनसीईआरटी को ही फॉलो किया है। सो डजेंट मैटर फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री, मैंने हमेशा सिर्फ एनसीईआरटी से स्टिक होकर पढ़ाई की है, मैंने ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें पढ़ी नहीं है। तो उसके बाद क्या होता था कि मेरे वो क्वेश्चन गलत हो जाते थे। तो देन देखो ऐसा करना है कि आप मॉक पेपर इतनी मेहनत से आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने पूरा सिलेबस कवर किया है, तो अगर आपके पेपर में ऐसा होता है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो अगर आपके हाथ में है कि आप मॉक पेपर डिसाइड कर सकते हो, तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही करो। ओके, एनसीईआरटी ओरिएंटेड ही पेपर करना है। उसके बाद अगर आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन गलत होते हैं तो उनसे पैनिक नहीं होना है। और हाँ, अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है जो कि बहुत ज़्यादा टफ था, या तो जेई टाइप का कोई क्वेश्चन था जो आपके लगता है कि यार इतना टफ तो नीट में नहीं आएगा, तो वैसे क्वेश्चन से भी बिल्कुल डिसाइडेड नहीं होना है कि यार मेरा गलत हो गया है, मैं कैसे करूँगा, मेरे नंबर कम आ रहे हैं, मेरे 500 के अप्रॉक्स नंबर आ रहे हैं, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं सोचना है। मॉक पेपर्स आर ओनली देयर फॉर योर प्रैक्टिस, दे डू नॉट डिसाइड योर रैंक और मार्क्स इन नीट। ओके, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। नीट का पेपर कैसे आने वाला वो एक डिफरेंट थिंग, और आपका मॉक पेपर्स कैसे है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे जो लास्ट मॉक था उसमें मेरे अराउंड 540 मार्क्स थे, लाइक 530 या 540 ऐसे मार्क्स थे, जो कि मैंने नीट से 7 दिन पहले दिया था, और इन द नीट एग्जाम आई गॉट 631। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यार कम नंबर आ रहे हैं सिलेक्शन नहीं होगा। आई ऑलवेज टोल्ड यू, जब तक आप अपना नीट का एग्जाम देके नहीं आते हो, नो वन कैन डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपको एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर देना है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपनी मिस्टेक्स को देखना है। मिस्टेक्स को देखने का तरीका तीनों के लिए अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, बायो में क्या होता है, बायो में अपनी मिस्टेक क्यों होती है, बिकॉज अपन ने पेपर में जल्दीबाजी की होती है, अपन ने पेपर में सही से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं होता है, या फिर अपन ने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया, बस क्वेश्चन पढ़ा, अपन को ऑप्शन दिख गए कि यार ये तो मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखा है, क्वेश्चन को वही है कि मतलब आपने सिली मिस्टेक्स, जिसे बोलते हैं ना कि सिली मिस्टेक कर दी मैंने। बिकॉज रेयरली ऐसा होता है कि बायो में आप कुछ पढ़ो और लाइक ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको आता ही नहीं हो, आपने कभी देखा ही नहीं हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट भी यही ट्राई करते हैं कि वो एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर बनाए। तो अगर आपका ऐसा होता है कि यार मेरा जस्ट बिकॉज मेरी सिली मिस्टेक से हुआ है, तो सबसे पहले उसे एक कॉपी में रख लो या अपनी वॉल पे चिपका लो, बिकॉज दोज आर द मिस्टेक्स जो आप अपने मेन एग्जाम में भी कर सकते हो। और बिलीव मी, आपका हर एक लाइक वहाँ पे एक नंबर से भी बहुत ज़्यादा लाइक अप्रॉक्स 1000 रैंक का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन अपनी सिली मिस्टेक की वजह से गलत किया तो -5 इज लाइक गोना, आपकी रैंक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ओके, दैट इज लाइक अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर योर गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी ट्राई टू मेक श्योर कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वो गलत हो रहा है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, बट आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो रहा है, ये नहीं करना है। तो बायो में ये ध्यान रखना है, प्रॉपर टाइम दो बायो को, और जल्दीबाजी नहीं करनी है। अगर 30 to 40 मिनट्स लग रही है, कोई नहीं, बहुत सही टाइम है ये। बायो 360 मार्क्स की होती है, राइट, उसे इतना टाइम उसे चाहिए, उसे देना चाहिए, मुझे तो यही लगता है। उसके बाद कमिंग टू दिस, अगर सिली मिस्टेक हो रही है तो वो देख लो। कमिंग टू द सेकंड पार्ट, बायो में कोई ऐसा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से ही आया है, स्टिल आपका गलत है, देन दैट्स योर मिस्टेक। आपको देखना है कि मैंने ये कहाँ पे मैंने कौन सी लाइन छोड़ी है, और मेरा कैसे टाइप का क्वेश्चन गलत हुआ है, और मेरा क्यों गलत हुआ है, शायद मुझे याद नहीं था, मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज नहीं किया, तो जाके उसी चैप्टर की। अब मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने मॉक का जो आपने पेपर दिया है, मॉक पेपर दिया है, उसका अच्छे से एनालिसिस करो, राइट। देखो कि मेरे से कैसी तरह की मिस्टेक हो रही है, मैंने क्या मिस्टेक की है। उसके बाद आपने उसे अच्छे से एनालाइज कर लिया, देख लिया कि क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि है ना मेरा कौन सी तरह की सिली मिस्टेक है, मैंने सिली मिस्टेक की भी है या मुझे सच में मेरी नॉलेज की कमी थी, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी अच्छे से, तो आपको वो करनी है। तो सेकंड थिंग में आपको जाके एनसीईआरटी को रिवाइज करना अपने अच्छे से चैप्टर। उसके बाद कमिंग टू अ क्वेश्चन दैट इज लाइक कमिंग फ्रॉम पीवाईक्यू, और आपका स्टिल फिर गलत हुआ है, तो आपने पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व नहीं किया, तो जाके उसी टाइम पे उसकी पीवाईक्यूज देखो। एंड आई विल से कि लास्ट मोमेंट पे देयर इज समथिंग आई वांट टू टेल कि मैंने जब मेरे टाइम पे आई सॉल्व लाइक सो मेनी पीवाईक्यू पेपर कह सकते हैं, बिकॉज मेरे पास एक बुक थी जिसमें कि नीट के अराउंड 215 टू लाइक 2023-22 तक लाइक सारे पेपर थे। मतलब उसमें सारे नीट के पूरा जैसे अपने 720 मार्क्स का पूरा पेपर होता था, वो थे। तो जब मैं उन्हें सॉल्व करती थी मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता था गाइस, बिकॉज बिलीव मी, जो क्वेश्चन मैंने अपने मॉक में सॉल्व किए और जो क्वेश्चन मैंने नीट के पेपर के सॉल्व किए, उनमें इतना डिफरेंस होता था। दे वर मच आई से ईजियर, और बहुत मतलब ईजियर तो नहीं कह रही कि नीट का पेपर ईजी आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट हाँ दे वर सो गुड। मतलब मुझे उन्हें सॉल्व करके ही कॉन्फिडेंस आ जाता है अलग से। तो अगर पॉसिबल हो तो एक ऐसी बुक खरीद लो जिसमें कि नीट का पूरा पेपर हो, राइट। और फिर आप जब उन्हें सॉल्व करोगे ना और आपने अच्छे से मेहनत की होगी, तो बिलीव में आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। और उससे जो कॉन्फिडेंस मिला मुझे, दैट आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ पे हूँ एक गवर्नमेंट एमबीबीएस स्टूडेंट के रूप में। बिकॉज आई से कि वो जब मैं उन्हें सॉल्व करती थी, यार मेरे से नीट के पेपर अच्छे से सॉल्व हो रहे, डजेंट मैटर मेरे मॉक में, बिकॉज आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें आ रही है, मेरी गलत हो रही है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने एनसीईआरटी से स्टिक होकर पढ़ाई की है, और यही रीज़न है। बस मुझे यही सोच के मैंने आई यूज टू स्टडी।
उसके बाद ये हो गया, तो आपको अपना बायो का इस तरह से एनालिसिस करना है, पीवाईक्यू से मिस्टेक हुई है, एनसीईआरटी से या सिली मिस्टेक है, उसके बेसिस पे उसे क्लासीफाई करो एंड सॉल्व, लाइक फिर उसके आगे उसी के अकॉर्डिंग हार्डवर्क करो। ओके, डू हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ। ऐसा नहीं कि बस मेहनत नहीं करनी, मेहनत से भागना, ऐसा नहीं है। कमिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स में हमेशा ये होता है कि अपन को देखो दो तरह से होती है, या तो आपकी न्यूमेरिकल मतलब आपकी सॉल्विंग ही, आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते, एंड आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट हु कांट डू दिस बिकॉज उन्हें लगता है, देखो रट लेते हैं। पहली बात तो ये, अपन जैसे अपन सोचते हैं कि बायो को रटा है तो वैसे फिजिक्स में थोड़ी 2-3 फॉर्मूलाज रट लिए और ऐसे ही नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना तो बिलीव में आप फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, बिकॉज आई नो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपको 3-4 मिलेंगे, बट कमिंग टू द क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं तो उनके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और बस आप कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है, अच्छे से चीज़ को समझो, उसे कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में वो लगाओ, और ट्राई टू मेक श्योर कि आप पैनिक नहीं करो। आपने जो पढ़ा है उसी में से आएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी बाहर से चीज़ आ जाएगी। अच्छे से रिकॉल करो कि यार हर क्वेश्चन पढ़ते समय हर चीज़ को अंडरलाइन करो कि इसमें मुझे मास दिया है, इसमें मुझे एक्सेलरेशन दी है, मेरे से फोर्स पूछा है, या मेरे को वर्क निकालना है, हाफ mv² लगेगा, F=ma लगेगा, कैसे करके सॉल्व करना है। हर चीज़ को एकदम अच्छे से आराम से पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन देखना है कि कैसे तरह का क्वेश्चन गलत हुआ है, या तो मेरे को चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था, या मेरे फॉर्मूलाज ही नहीं याद थे मेरे को, या मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की थी, यही रीज़न है कि मेरा फिजिक्स में गलत हुआ है, या फिर मेरी थ्योरी का क्वेश्चन गलत हुआ है। अब थ्योरी का क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, या तो आपके नोट्स में थ्योरी कम थी, या आपने एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं लगाई है। एंड आई नो मेनी ऑफ द स्टूडेंट वुड से कि फिजिक्स की एनसीईआरटी कौन पढ़ता है, तो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक लाइन याद करनी है, बट यार जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो करके जाओ एटलीस्ट। उसी में से आपको पता है ना कि फिजिक्स में भी थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वो करना है, तो उसके लिए आपको करके जाना है। तो ये फिजिक्स में हो जाएगा। फिजिक्स में एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, डेली के 50 क्वेश्चन सॉल्व किया करो अभी के हिसाब से, बिकॉज 50 क्वेश्चन ही आपके नीट में आने वाला है। एंड कमिंग टू पीवाईक्यूज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को तो आई से 15 to 20 टाइम करके जाओ, राइट। भले और क्वेश्चन छोड़ दो, नहीं हो रहे तो पीवाईक्यूज को तो डेली करो, और डेली पीवाईक्यू सॉल्व किया करो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैं जितनी बार बोलूँ उतना कम है। ओके, कमिंग टू द, हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं फिजिक्स में अभी, तो उनके लिए एक मिस्टेक कॉपी बना सकते हो, या फिर डेली मतलब एक तो ना अपनी फॉर्मूला शीट रखा करो, सो दैट कि आपकी फॉर्मूला वाले क्वेश्चन गलत नहीं हो। कॉन्सेप्ट भी थोड़े 3-4 लिख लिया करो कि यार ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ये ना, ये स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 2, ऐसे ऐसे करके मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। एंड कमिंग टू, मैंने आपको बता ही दिया कि एनसीईआरटी की थ्योरी के लिए आपको करना है, पीवाईक्यूज आपको करना है, ये। कमिंग टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में वी हैव इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन गलत होने का 2 ही रीजन हो सकते हैं, या तो आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी, ये क्वेश्चन वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बहुत ज़्यादा लाइक आउट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जो कि आपके नीट के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। तो अगर सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो डोंट वरी, वैसा नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट टाइप का गलत हो रहा है तो देन यू शुड बी वरीड अबाउट, बिकॉज देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी अभी तक इनऑर्गेनिक के लिए आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है ना, तो दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक। मैंने हमेशा से कहा अपने स्टूडेंट जो भी मुझे फॉलो करते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री की एनसीईआरटी करनी है, दैट्स लाइक सफिशिएंट यार, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना है जब आपको पता है पेपर वहीं से आ रहा है। एंड एट माई टाइम आई स्टिल रिमेंबर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो काफ़ी ज़्यादा डीप लाइन से आए थे एनसीईआरटी की, बट स्टिल मेरे सही थे। आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे सारे सही थे, जबकि और बच्चे बोल रहे थे कि इतना ज़्यादा डीप कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एनसीईआरटी में से। बट वही है ना कि आप लोग इधर उधर की चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट दे डू नॉट फोकस ऑन द मेन थिंग, राइट। जो एनसीईआरटी उस पर ही फोकस नहीं करते, तो दैट वाज द रीज़न। तो आज से इनऑर्गेनिक के लिए करके जाना है। क्वेश्चन गलत हो रहा है तो देखो एक बार किस रीज़न से गलत हुआ है। इनऑर्गेनिक में कई बार कॉन्सेप्ट भी होते हैं जो गलत हो जाता है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग है, उसमें वैलेंसी वगैरह एंड CFT वगैरह, तो वो थोड़ा ध्यान रखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसका ध्यान रखो। नाल से कि हाँ यही है बस, इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ एनसीईआरटी करनी है। हो सके तो अगर आपके नोट्स तो वो कर लेना। एंड अगर पीवाईक्यू की वजह से कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो देख लेना कि अगर कोई पीवाईक्यू तो नहीं था ऐसा जो मेरा गलत हुआ था या मैं कहीं लैग कर रहा था। ओके, कमिंग टू फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री सेम लाइक फिजिक्स, सेम फिजिक्स की जैसे ही है। आपकी डेफिनेटली या तो आपका कॉन्सेप्ट वीक होगा, या आपकी फॉर्मूला मिस्टेक हुई होगी, या फिर आपने कोई एनसीईआरटी का ऐसा वो लाइक ऐसे कि इंटेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है वो आपने मिस किया होगा, वो सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया होगा, बिकॉज आपने फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को इग्नोर किया होगा। दैट इज अ ह्यूज मिस्टेक। डोंट डू दिस, डोंट इग्नोर एनी एनसीईआरटी बुक लाइक वेदर इट इज ऑफ फिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, जस्ट ट्राई टू रीड them, stick to them, and yeah, that's it. And coming to organic में there would be like any sort of mistake जो कि आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म की वजह से हो सकती है। एंड आई नो ऑर्गेनिक में काफ़ी टफ होता है, बट टफ तब तक होता है जब तक आपने अच्छे से समझा नहीं हो, रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझा नहीं हो, आपको नेमिंग रिएक्शन से याद नहीं हो। नेमिंग रिएक्शन के लिए तो यार एक चार्ट, एक फ्लो, एक कॉपी में लिख लो, राइट। एक टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, मतलब जहाँ पे अपने सारे
नेमिंग रिएक्शंस एक साथ आ जाए वैसा कुछ कर सकते हो आप। एंड कमिंग टू ऑर्गेनिक के लिए, तो ऑर्गेनिक के लिए आपके नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट्स अच्छे से पढ़ा करो उसके लिए, बिकॉज आई नो कि कई बार ऐसा अपन ने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ ली उसके बाद यही याद नहीं रहता कि यार ये कहाँ जाके इसका अटैचमेंट होगा, ये क्या कैसे कंपाउंड बनने वाला, लास्ट फॉर्म क्या होगा। बट एक बार अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना ऑर्गेनिक की, तो फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। इट इज़ लाइक दैट स्ट्रॉन्ग, आप अपना बना सकते हो ऑर्गेनिक को। और यार आपके पास तो लाइक अभी तो यूट्यूब पे हर इतने बेस्ट टीचर अवेलेबल है, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन स्टडी फ्रॉम द एनी टाइम, लाइक कभी भी पढ़ लो उनसे, बस आप मेहनत करनी है ये। तो या दैट्स इट, आपको ऐसे ही करना है। एंड आई से कि बस यही करना है, अगर इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऐसे ही पढ़ते रहना है, ऐसे ही मॉक पेपर देना है, एंड दिस इज ऑल। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप तीनों एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उनके इंटेक्स अच्छे से करके जाना, बिकॉज मैंने देखा है कि कई कोचिंग वाले जो फिजिक्स के लाइक जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं वही अपने पेपर में डिट्टो लाइक दे देते हैं, वही सेम सिमिलर सेम टू सेम, राइट। सो वैसा एनसीईआरटी वैसा नीट में भी हो सकता है, तो आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, अच्छे से मॉक पेपर देने हैं, अच्छे से अपनी मिस्टेक का एनालिसिस करना है, एंड दैट्स इट। ओके, सो आई होप टू सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर you guys like I always do. And I hope to see you guys in the next video. Bye. And don't forget to like and subscribe for more videos like this. Bye bye.